So the question is, a given object takes n times the time to slide down 45-degree rough inclined plane as it takes the time to slide down an identical perfectly smooth 45-degree inclined plane। यानी आपको दोनों केस में इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, एक सरफेस आपका स्मूथ है, एक सरफेस आपका रफ है, ठीक है। उन दोनों के टाइम के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज, तो आपको वो एन की फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो सरफेस है बेटा, है ना। एक तो है आपका, थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि हमें इसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये 45 डिग्री पर है, एक ऑब्जेक्ट जो है हमने यहाँ से किया है और ये कैसा है बेटा आपका स्मूथ है। ये कैसा है आपका स्मूथ है, ठीक है। ये वाला स्मूथ केस में चल रहा है। अगला वाला जो है बेटा यही सेम ऑब्जेक्ट है, यही सेम इंक्लाइन प्लेन पर हमने ऊपर से छोड़ा है, मगर इस बार जो ये सरफेस है वो कैसा है आपका फ्रिक्शन वाला है ना। ये कैसा है आपका फ्रिक्शन वाला है। तो बस हमें यही निकालना है, ये निकालना है, हमें म्यू निकालना है, सिंपल सी बात है। ये है आपका रफ। अब जो टाइम का रिलेशन है बेटा वो नॉर्मली आप ये पता लगा ही सकते हो कि रफ में जब इस ऑब्जेक्ट को मैं वहाँ से छोड़ूंगा तो टाइम ज़्यादा ही लगने वाला है। सिंपल सी बात है बेटा, ये तो स्मूथ है और वो रफ है। रफ के अंदर ही तो फ्रिक्शन प्रोवाइड होगा। फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको मोशन को अपोज करेगा, यानी उसको नीचे आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी अगर मैं इसके नीचे आने का टाइम t1 मानता हूँ, इसके नीचे आने का टाइम t2 मानता हूँ, तो t2 जो है वो आपको nt1 दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। दोनों को हमने यहाँ से छोड़ा ही है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। हमने यहाँ से छोड़ा ही है इनको। अब बस बात कर लेते हैं बेटा, इसको यहाँ से यहाँ तक नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। मैं मान के चलता हूँ बेटा ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसकी डिस्टेंस कितनी है d है, इसकी डिस्टेंस कितनी है d है। तो d डिस्टेंस ये कवर करेंगे दोनों मिलके, सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। चलिए अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी मुझे क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक्सलेशन। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के काम निपटा दूंगा अपना। अब मुझे एक्सलेशन चाहिए, तो ये दोनों के एक्सलेशन में ये आपके नोट्स में होंगे, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। अदरवाइज रफ इंक्लाइन प्लेन पर, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर आपको एक्सलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो रटा हुआ होना चाहिए। भाई कोई भी एक कंडीशन मान लो, यहाँ पर मान लेते हैं हम, ये मास स्मॉल m है, तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा बेटा आपका mg, कितना लगेगा mg। अगर ये एंगल 45 है, ये 90 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 45। तो इसका बेटा कॉम्पोनेंट करना है मुझे, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45। तो आज के बाद ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा ही होने वाला है। जैसे ये 30 होता तो ये भी 30 होता, ये 60 होता तो ये भी 60 होता। तो इसका एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा आपका mg cos 45 और इसका एक कॉम्पोनेंट इधर की तरफ आएगा mg sin 45। देखो भाई दशहरे के बाद बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो भैया इस पर फोर्स कितना लग रहा है mg sin 45। तो फोर्स इस वाले केस में नीचे की तरफ, जो इसको नीचे की तरफ लेके आएगा वो कौन सा फोर्स है mg sin 45। mg cos 45 क्या करेगा, इसको इसके ऊपर बना के रखेगा, है ना, कांटेक्ट बना के रखेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये भैया मास से मास उड़ा दिया तो एक्सेलरेशन कितना आ गया g sin 45, या इसको मैं g डिवाइड बाई √2 लिख देता हूँ, क्योंकि sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। सिंपल सी बात है। आप चाहो तो g को 10 भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है, वो कटने ही वाले हैं इसी। रफ की बात करें बेटा, तो रफ में क्या होगा बेटा, वही सीन यहाँ पर दोबारा क्रिएट होगा। ये m मास होगा, इसको मैं दोबारा नहीं लिखना चाहता, इधर की तरफ इसका कंपोनेंट mg cos 45 होने वाला है, ठीक है, और इधर आपका mg sin 45 होने वाला है। मगर एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान रखें बेटा, ये म्यू के है ना, खुद ही उसने क्वेश्चन में दिया है, आप तो म्यू ही लिख लो, ठीक है। जब ये नीचे आ रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, जब ये नीचे आ रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। वो फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, मान लेते हैं F है, सिंपल सी बात है। तो भाई मगर बेटा फ्रिक्शन लगने के बाद भी तो नीचे आ रहा है, तभी तो यहाँ पहुँचेगा, यानी इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, नीचे की तरफ ही है। जिधर एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स बड़ा होता है। मैंने आपको इक्वेशन लिखना बताया था, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भैया जिधर एक्सेलरेट हो रहा है वो वाला फोर्स बड़ा होगा, यानी आपका mg sin 45 बड़ा हुआ, फ्रिक्शन फोर्स उससे कम हो गया, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मुझे फ्रिक्शन फोर्स भी m की फॉर्म में मिल जाए तो मैं उड़ा के एक्सेलरेशन निकाल लूँगा, सिंपली बात है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका mg sin 45 माइनस फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा आपका म्यू n। क्या होता है म्यू n। तो नॉर्मल फोर्स किधर लगता है हमेशा, सरफेस से परपेंडिकुलर। तो ये रहा सरफेस,
इसके परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल फोर्स लगेगा, यानी नॉर्मल फोर्स कितना हो गया आपका mg cos 45, तो फ्रिक्शन हो जाएगा आपका म्यू mg cos 45, ठीक है, ये cos 45। आज फॉन्ट पता नहीं क्यों छोटे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा म्यू mg cos 45 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। मास सब जगह से कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपने खुद क्लास में पढ़ा होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। साइन 45 बेटा आपका 1/√2 होता है, माइनस म्यू जी कॉस 45 भी आपका 1/√2 होता है, यानी ए जो हो जाएगा यहाँ इस केस में ये हो जाएगा g डिवाइड बाई √2 1 माइनस म्यू, इसमें कोई डाउट नहीं। अब बस सेकेंड इक्वेशन लगा के काम खत्म करते हैं। यहाँ से आने में टाइम कितना लगेगा, s इज इक्वल टू यू टी वन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको 1 मानते हैं, सिंपल सी बात है। अगर आप चाहो तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग मान सकते हो, ये हो जाएगा फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन, वो हो जाएगा सेकंड केस का एक्सेलरेशन। डिस्टेंस दोनों में d ही है, नीचे आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। हाफ एक्सेलरेशन कितना है बेटा, g डिवाइड बाई √2, और ये हो जाएगा t1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2g डिवाइड बाई 2√2d डिवाइड बाई g, और ये स्क्वायर है तो इसका हम रूट मार के ये लिख देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है। चलिए यहीं पर हम इसके लिए भी सॉल्व कर देते हैं। सो वापस वही इक्वेशन लगेगी, तो डिस्टेंस तो d रहने वाला है, ut1 अभी भी 0 होगा, हाफ एक्सेलरेशन की जगह लिखेंगे हम g डिवाइड बाई √2 1 माइनस म्यू, और ये हो जाएगा t2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2√2d डिवाइड बाई g ब्रैकेट 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू t2 स्क्वायर, तो t2 स्क्वायर है मतलब इसको भी रूट मार दो, क्या दिक्कत है, बात समझ में आई नहीं। अब जो हमारा ये t1 का रिलेशन आ गया, ये t2 का रिलेशन आ गया, अब जो हमारा रिलेशन है t2 इज इक्वल टू nt1, बस इसके अंदर ये वैल्यू रखना है और हमारा काम हो जाएगा। चलो हाथ से ही मिटा देते हैं, ठीक है, बोर्ड तो हमारा क्वालिटी वाला है, काला काला हो गया, इनमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ें। सो t2 इज इक्वल टू nt1 है, t2 कितना है बेटा आपका √2d डिवाइड बाई g ब्रैकेट 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू n, और t1 है बेटा आपका √2d डिवाइड बाई g, दोनों तरफ स्क्वायर करो भैया, तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, यानी इधर बचेगा 2√2d डिवाइड g 1 माइनस म्यू, और ये n का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 2√2d डिवाइड बाई g, तो ये 2√2d ये खत्म हो गया, g से g खत्म हो गया, हमें म्यू निकालना है भाई, तो इसको इधर लेके आ जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू, इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस म्यू, तो माइनस को भी कर देते हैं सॉल्व, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। अगर आपको एक्सप्रेशन अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर लिख के बताएं ना, क्या होता है आप कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता किसको समझ में आ रहा है किसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है।